स्क्रीन दिखाई दे रहा है? आवाज आ रही है? यस सर। इंट्रोडक्शन ऑसिलेशंस। ठीक है, ऑसिलेशंस जो है वो हालांकि 12th क्लास वाले टॉपिक से ज्यादा रिलेटेड है ऑसिलेशंस और वेव्स, क्योंकि जो जो हम लोग 12th में पढ़ेंगे उसका काफी हद तक इसमें थोड़ा सा एक टाइप का इंट्रोडक्शन हो चुका है। ठीक है, हाउएवर अभी देख लेते हैं क्या है ये। तो अभी जब हम लोगों ने अभी तक क्या क्या टाइप के मोशंस देखे थे, एक सर्कुलर मोशन देखा था, और रेक्टिलिनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब 2 डायमेंशनल मोशन देखा था। तो ये सारे मोशंस क्या है, जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन या प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सब नॉन रिपीटेटिव थे। सर्कुलर मोशन रिपीटेटिव मोशन है, क्योंकि जैसे एक पॉइंट है जहां से शुरू हुआ वहां पर वापस आ गया, फिर वहां पर वापस, फिर वहां पर वापस, तो बार बार रिपीट कर रहा है वो मोशन। ठीक है, अब जैसे एक है कि कोई स्विंग में कोई झूला झूल रहा है, तो झूला झूलने वाला मोशन कैसा टू एंड फ्रो मोशन होता है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये एक पीरियोडिक मोशन होते हैं, इन सबको क्या बोलते हैं, रिपीटेटिव मोशंस को पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के एक स्पेशल टाइप के मोशन होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी, ठीक है, पीरियोडिक मोशन के स्पेशल कैटेगरी ऑफ मोशंस को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि जैसे कि हम लोगों ने और एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि बोट है जो टॉस अप एंड डाउन हो रहा है, रिवर में चल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, या फिर स्टीम है, जैसे कि वो स्टीम इंजन है, तो स्टीम इंजन का जो स्टीम होता है उसको हम लोग बार बार बाहर आगे पीछे अंदर बाहर धकेलते रहते हैं, तो वो एक ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता है, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, तो बस यही सब कुछ कुछ एग्जांपल्स थे। अब कुछ कुछ में केस में ऐसा होता है कि जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पकड़ लेते हैं, उसमें भी वाइब्रेशंस होते हैं स्ट्रिंग्स में, जैसे कि सितार हो गया, गिटार हो गया, वायलिन हो गया। उसमें क्या होता है कि हम उसको बजाते हैं तो वो वाइब्रेट करते हैं, उनके स्ट्रिंग्स जो है वो वाइब्रेट करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के मोशंस को भी हम लोग पीरियोडिक मोशंस, और स्पेसिफिकली जिसका स्पेसिफिक टाइप के मोशन का नाम है ऑसिलेशन, उसको ऑसिलेशन बोलेंगे। उसी तरीके से जो ड्रम में जो मेम्ब्रेन्स होते हैं और डायफ्राम्स होते हैं टेलीफोन वगैरह में, स्पीकर सिस्टम्स में, वो भी वाइब्रेट करते हैं, वो भी ऑसिलेट करते हैं। उसके बाद सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग एक सॉलिड बॉडी में, सॉलिड्स में देख सकते हैं। सॉलिड्स के केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट क्या करता है कि उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स है वो वाइब्रेट करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करते हैं। और उस टू एंड फ्रो मोशन की वजह से वो क्या होता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है, जिसके वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हीट प्रोड्यूस होता है। तो इसमें वही लिखा है कि एवरेज एनर्जी ऑफ वाइब्रेशंस, जो वाइब्रेशंस की वजह से, ऑसिलेशंस की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी जो डेवलप हो रही है इस वाइब्रेशन की वजह से, टू एंड फ्रो मोशन की वजह से, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ज्यादा वाइब्रेशन होगा तो उस सॉलिड बॉडी का ज्यादा टेम्परेचर होगा, कम वाइब्रेशन होगा तो कम टेम्परेचर होगा। उसी तरीके से जो हम लोग को सप्लाई वोल्टेज जो मिलता है, जो हम लोग को जो बिजली आती है वो एसी वोल्टेज होती है, डीसी नहीं होती है। एसी और डीसी के बारे में 10th में थोड़ा सा बेसिक जानते थे। एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट, डीसी होता है डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट वाला वोल्टेज हमको क्यों मिलता है, क्योंकि वो जीरो पॉजिटिव नेगेटिव, फिर जीरो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, ठीक है, ये ऑसिलेट करते रहता है। कभी ये जीरो था, फिर कभी मैक्सिमम पर पहुंच गया, फिर जीरो हो गया, फिर मैक्सिमम नेगेटिव पर आ गया, फिर जीरो हो गया, फिर ऐसे ऐसे चलते जाता है ये। ठीक है, दिस इज द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एसी वोल्टेज या फिर एसी करंट। ठीक है, उसके बाद में जो जो कुछ कुछ टर्म्स इसके आते हैं, जैसे कि टाइम पीरियड ऑसिलेशन में। अच्छा, ऑसिलेशन किसके अबाउट करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट, मोशन किसके अबाउट मोशन कर रहे हैं, अबाउट मीन पोजीशन, अबाउट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन कह लो या इक्विलिब्रियम पोजीशन कह लो, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोल सकते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम पोजीशन। टू एंड फ्रो मोशन हम लोग कर रहे हैं मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन के आसपास के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब क्या है, उसके बाद पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन सब देखते हैं। और ये पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन क्या है, जैसे कि अगर हाँ 3 केसेस में दिए हुए हैं पीरियोडिक और ऑसिलेटरी। उससे पहले जरा देख लेते हैं अबाउट मीन पोजीशन, तो कंसेप्ट समझ में आ गया है कि टू एंड फ्रो किसके अबाउट करता है। जैसे कोई बॉडी, जैसे स्ट्रिंग है तो वाइब्रेट कर रहा है,
तो एक सेंट्रल पोजीशन के टू एंड फ्रो ही वाइब्रेट कर रहा है ना, सेंट्रल से राइट फिर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर लेफ्ट जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, किसकी अबाउट कर रहा है, इस सेंट्रल पोजीशन। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगा स्ट्रिंग के लिए, ठीक है, या फिर उसका मीन पोजीशन हो जाएगा। तो इस टाइप के ऑसिलेटरी मोशंस के लिए जो जो चीज इंपॉर्टेंट है वो होता है पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, एफ से जिसको डिनोट करते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं, एम्पलीट्यूड को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एक्स टी से डिनोट करते हैं, एक्स टी मतलब डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। फेज को हम लोग फाइ से डिनोट करते हैं। ये सब चीज अभी हम लोग देखेंगे, ये सब क्या होता है, एक एक करके देखेंगे सबको, ठीक है, एक एक करके सब पे फोकस करेंगे। फेज होता है ये होता है फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट। अब ये सब क्या है वो सब अभी पता चल जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है, धीरे धीरे करके वो सब पता चल जाएगा। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। तीन ग्राफ दिया गया है इसमें। जैसे कि मान लो कि हम एक कोई इंसेक्ट है, वो ऊपर चढ़ गया दीवार पे, फिर वापस आ गया अपने इनिशियल पॉइंट पे, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आ गया, तो उसका ग्राफ कैसा दिखेगा, ऐसा, ऊपर गया नीचे आ गया, ऊपर गया नीचे आ गया, ठीक है। सेम अब देखो, जो ऊपर चढ़ने की जो इसकी मोशन थी, वेलोसिटी थी, फिक्स थी ऊपर चढ़ने के टाइम, क्योंकि इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ग्राफ, अ स्ट्रेट ग्राफ इन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम मींस यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। तो ऊपर चढ़ा तो यूनिफॉर्म मोशन से चढ़ा, नीचे गिरा तो यूनिफॉर्म मोशन से गिरा, ठीक है। ऊपर चढ़ा तो यूनिफॉर्म मोशन से चढ़ा, नीचे गिरा तो यूनिफॉर्म मोशन से गिरा, फिर ऊपर चढ़ा यूनिफॉर्म मोशन से चढ़ा, फिर नीचे गिरा तो यूनिफॉर्म मोशन से गिरा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अभी मैं तुमको भी एक बार बता देता हूँ, ऑसिलेशन और वाइब्रेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और पीरियोडिक मोशन। सर्कुलर मोशंस जो होते हैं वो सारे पीरियोडिक होते हैं, ठीक है। जहां से शुरू होते हैं वहां पर वापस आ जाते हैं, फिर वापस रिपीट 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 मोड में चलते रहते हैं। तो जो सर्कुलर मोशन है ये भी पीरियोडिक है। अ लॉट ऑफ अदर मोशंस आर आल्सो पीरियोडिक। जैसे एक पेंडुलम जो है, तुमको लटका दोगे पेंडुलम को, ठीक है, पेंडुलम लटका दोगे इसको, ऐसा इधर उधर नाचते रहेगा ये, तो ये टू एंड फ्रो मोशन, ये भी पीरियोडिक मोशन है। सो देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशंस पॉसिबल, और स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशंस आर नोन एज ऑसिलेशंस। Oscillations are basically to and fro motions. टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मतलब यहां से यहां आया, फिर वापस इधर उधर हो गया, फिर वापस इधर, फिर वापस इधर, फिर वापस इधर, फिर वापस इधर। अब जब ये टू एंड फ्रो मोशन हो रहा था तो इट इज अबाउट सम सेंट्रल पॉइंट। दिस मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, किसी एक सेंट्रल पॉइंट के अबाउट हो रहा है, तो उस सेंट्रल पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट सेंट्रल पॉइंट इज नोन एज मीन पोजीशन। मीन पोजीशन बोलेंगे, या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे उसको, ठीक है। दैट इज नोन एज मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो अब के तीन केसेस डिस्कस कर रहे थे। एक है कि जिसमें चींटी दीवार पे जा रहा था, फिर वापस दीवार पे नीचे आ गया, तो दीवार पे जाते टाइम उसका कांस्टेंट वेलोसिटी था, इसलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा एकदम स्ट्रेट है। फिर वापस नीचे आते टाइम भी दीवार पे उसका कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो नीचे आते टाइम भी इसका जो स्लोप है तुमको कांस्टेंट स्लोप दिख रहा है। फिर ऊपर चढ़ रहा नीचे आ रहा, ऊपर चढ़ रहा नीचे आ रहा, ऊपर चढ़ रहा नीचे आ रहा, तो ये रिपीटेड कर रहा है ना ये। तो ये क्या मोशन हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन ही टाइप का कह सकते हैं। ये भी एक ऑसिलेटरी मोशन है। ये पीरियोडिक मोशन तो है ही, और ऑसिलेटरी मोशन है। पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन का मतलब मैं बता देता हूं। नॉट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर ऑसिलेटरी। हर्ष का मैसेज आया है सर, अच्छा ठीक, उसको भी सर ज्वाइन। तो नॉट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर ऑसिलेटरी, ठीक है। नॉट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर ऑसिलेटरी, ठीक है। बट सारे ऑसिलेटरी मोशन, सारे ऑसिलेशंस पीरियोडिक मोशन है, बट ऑल ऑसिलेशंस आर पीरियोडिक, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। ये है सारे के सारे पीरियोडिक मोशंस। पीरियोडिक मोशन कैसे कैसे हो सकते हैं, सर्कुलर मोशन भी तो पीरियोडिक है ना। एग्जांपल, सर्कुलर मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन एक सर्कल में जो मोशन हो रहा है, जैसे कि अर्थ है, जैसे फॉर एग्जांपल सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, वो सर्कुलर नहीं है, इलिप्टिकल मोशन है, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर समझ लो, तो वो क्या है, और भले से इलिप्टिकल ही है तो वो क्या है, पीरियोडिक है। हर एक साल के बाद वापस उसी जगह पर वापस आ जा रहा है, फिर रिपीट कर रहा है।
तो वो तो पीरियोडिक हो गया ना यार, ठीक है। तो लेकिन क्या वो तुम्हारा ऑसिलेशन है? नहीं है, वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। ऑसिलेटरी का मोशन होता है टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन इज ऑसिलेशन। टू एंड फ्रो मतलब एक जगह से डिस्प्लेस हुआ, फिर उसके बाद वापस उस जगह पर आया, फिर वापस दूसरे डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, फिर वापस आया। एक जगह से डिस्प्लेस हुआ, वापस आ गया, फिर वापस मतलब कि उल्टे डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, फिर वापस आ गया, फिर वहां से डिस्प्लेस हुआ। लेकिन ये जो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, ये एक सेंट्रल पॉइंट के अबाउट मोशन हो रहा है, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते थे। तो ये भी तुम्हारा कौन सा मोशन हो गया? ऑसिलेटरी हो गया। दूसरा, फिर मान लो कि जैसे तुम कोई लड़का है जो मतलब सीढ़ी चढ़ रहा है, फिर सीढ़ी चढ़ के वापस उतर जा रहा है, सीढ़ी चढ़ रहा है वापस उतर रहा है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसा है कुछ। शुरू में सीढ़ी नहीं चढ़ा है ये, फिर थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ गया जल्दी जल्दी से, फिर वहां पे थोड़ी देर रुक गया, सोचा कि चल थोड़ी देर ब्रेक ले लेते, फिर वापस से नीचे गिर गया, फिर थोड़ी देर के लिए ग्राउंड पर ही रुक गया, फिर जल्दी से सीढ़ी चढ़ गया, फिर थोड़ी देर ऊपर में रह गया, फिर वापस जल्दी से नीचे आ गया। देख रहे हो ये वाला मोशन? तो जब ये ऐसे जा रहा था तब ये कांस्टेंट स्पीड से चढ़ा, जब ऐसे आ रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिर रहा है, ठीक है ना। कांस्टेंट स्पीड से चढ़ा सीढ़ी, कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ गया। फिर ये जो बीच बीच में जो जीरो वाले साइन दिख रहे हैं ना, ये ब्रेक ले रहा है, ये ब्रेक ले रहा है। यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या है, सीढ़ी पे चढ़ चुका है, तो थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा है वहां पे सीढ़ी पे, फिर वापस नीचे आ जाएगा। ये इस वाले पॉइंट पर ग्राउंड पर है, रिलैक्स कर रहा है चढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो ये सारे ब्रेक्स है, जब ये ब्रेक्स ले रहा है बीच में, समझ गए। तो ये भी क्या ऑसिलेटरी है कि नहीं है? ये भी ऑसिलेटरी, टू एंड फ्रो मोशन दिख रहा है कुछ ऑसिलेटरी टाइप का इसमें भी। पीरियोडिक तो दिख रहा है, ऑसिलेटरी है कि नहीं, या हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? मैंने बोला था, मैंने अभी क्या कहा था कि ऑसिलेटरी है कि नहीं, ये क्लासिफाई करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? हम लोग को टू एंड फ्रो करना होगा। तो इसमें तुम ये बताओ, टू चल रहा है, फ्रो हो रहा है, टू हो रहा है और फ्रो हो रहा है, क्या मैं इसको टू एंड फ्रो बोल सकता हूँ? क्या इसको टू एंड फ्रो बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो टू एंड फ्रो किसके अबाउट? अबाउट मीन पोजीशन भी तो होना चाहिए ना। तो कोई तो मीन पोजीशन होगा ना जिसके टू एंड फ्रो अबाउट ये ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। तो मान लो ये सीढ़ी है, सीढ़ी कितनी हाइट है, इसके मिडिल पॉइंट को तुम मान लो मीन पोजीशन। तो जब चढ़ा तो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, जब नीचे उतरा फिर हल्का सा डिस्प्लेस हुआ, फिर चढ़ा, फिर नीचे उतरा, फिर चढ़ा, फिर नीचे उतरा। तो वी कैन कॉल इट अ सॉर्ट ऑफ पीरियोडिक मोशन। तीसरा केस जो हम लोग देखते हैं, जब बॉल को तुम बाउंस कराते हो, टप्पा मार रहे हो, फिर वो जब बॉल जो है इट हिट्स द ग्राउंड, इट बाउंसेस बैक, इट हिट्स द ग्राउंड अगेन, बाउंसेस बैक, हिट्स द ग्राउंड अगेन, बाउंसेस बैक, हिट्स द ग्राउंड अगेन। और मान लो कि जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा है तो ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से ज्यादा एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, तो जितना हाइट से वो फेंका गया था ऑलमोस्ट उतना ही हाइट वो बाउंस बैक करने के बाद वापस आ जा रहा है, मतलब ज्यादा एनर्जी लॉस नहीं है। तो उसका कैसा मोशन होगा? ऐसा होगा। अब ये ऐसा कैसे होगा? ऐसा कैसे होगा भाई? ऐसा क्यों होगा कि जब तुमने बॉल को, मान लो जब बॉल ऊपर में था, बॉल जब ऊपर में था, ठीक है, ऊपर से तुमने नीचे फेंका, तो जब जब ये देखो, ये जो है ये क्या एक्सेलरेशन का ग्राफ है कि नहीं? मतलब दिस ग्राफ शोज कि ये एक्सेलरेट कर रहा है इंक्रीजिंग डायरेक्शन में। अब कैसे, मैं बता देता हूं। अभी जरा यहां से शुरू करते हैं। इस पॉइंट पर इसका स्लोप कितना? ऑलमोस्ट जीरो है। तो मतलब जब ये जस्ट चला है, जब ये ड्रॉप हुआ, जब ये जस्ट ड्रॉप किया तुमने इस बॉल को, तब इसकी वेलोसिटी कितनी थी? जीरो थी। अभी इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी है? थोड़ी सी बढ़ गई, इसका स्लोप बढ़ गया। इस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी थी? थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई। इस पॉइंट पर कितनी थी? और थोड़ी सी बढ़ गई। इस पॉइंट पर कितनी है? बहुत ज्यादा है। तो वेलोसिटी हर एक मोमेंट पर बढ़ रही है कि नहीं? स्लोप बढ़ रहा है ना, ये स्लोप तो बढ़ रहा है बार बार। एज वी कैन सी, स्लोप इज इंक्रीजिंग। स्लोप मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। ये एक्सेलरेट कर रहा है नीचे गिरते टाइम, और एक्सेलरेट तो करता है, जब बॉल को तुम नीचे फेंकोगे तो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेट करता है कि नहीं? वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है कि नहीं? जी लगता है ना उस पे। अब ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव क्यों बोला भाई? पॉजिटिव इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन भी नीचे है और ग्रेविटी भी नीचे एक्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब जब वो टप्पा खाया, जब मतलब कि जैसे वो टप्पा खा लिया बॉल ऊपर से नीचे आने के बाद, फिर वापस जब वो बाउंस बैक करेगा, अब डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? ऊपर की तरफ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? नीचे की तरफ। तो वो क्या वेलोसिटी कम होगी कि नहीं? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उल्टा है मोशन से, तो वेलोसिटी हर एक मोमेंट पर कम होगी।
ऊपर जाते टाइम कम होगी वेलोसिटी, जो कि हो रही है। देख लो, जब ये ग्राउंड पे था तब इसकी अच्छी वाली स्पीड थी, जब थोड़ा सा इधर आ गया तो थोड़ी स्पीड कम हो गई, थोड़ा सा इधर आ गया थोड़ी स्पीड कम हो गई, थोड़ा सा इधर आ गया और स्पीड कम हो गई, यहां पर मैक्सिमम पॉइंट पर आ गया स्पीड 0 हो गई। स्पीड क्या होता है? स्पीड वेलोसिटी बेसिकली क्या है? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये क्या है? ये तो वेलोसिटी है। तो मेरे को समझ में आ रहा है ना कि बाउंसिंग बॉल में जब नीचे उतर रहा होता है तब इसकी वेलोसिटी हर एक मोमेंट पर इंक्रीज कर रही है, इसीलिए ऐसा शो कर रहा हूं मैं। फिर जब ऊपर जा रहा होता है तब डिक्रीज कर रही होती है। तो ये दिस थिंग कीप्स ऑन रिपीटिंग। सो दिस इज अगेन ऑसिलेटरी एज वेल एज पीरियोडिक। ऑसिलेटरी भी है ये, ऑसिलेटरी भी है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है ये। मीन पोजीशन तुम मिडिल पॉइंट को ले लो, इसको मीन पोजीशन ले लो, यहां से ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे चलते रह रहा है, ठीक है ना? तो यही केस था। अब इसमें तुम देखोगे जब डाउनवर्ड मोशन करता है तो हाइट को कैसे दिखाया है? h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और ऊपर अपवर्ड मोशन में हाइट को कैसे दिखाया? h इज इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मोशन है बॉडी का ऊपर की तरफ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, तो इसलिए माइनस जी लगा दिया यहाँ पे अपवर्ड मोशन के लिए। मोशन अपवर्ड हो रहा है, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, इसलिए जी को माइनस कर दिया यहाँ पे, ठीक है? 1 मिनट रुकना तुम लोग। हेलो, हाँ बोलो। हाँ सब ठीक है। भेज दिया क्या सिलेबस? हम्म हम्म, अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग, डिस्कस करते हैं। बताओ तुम बोलते जाओ। हाँ तो क्लास ले रहे थे तो उसके बाद हम कॉल बैक कर लेंगे क्लास के बाद भी, तो तुम बता दो अभी। हाँ, हम्म 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 अच्छा ठीक है, चलो बात करते हैं इस बारे में। ठीक है, ठीक, ओके, ठीक। हम्म, 1 मिनट रुकना तुम लोग। ठीक है चलो। हाँ, तो ये बात तो क्लियर हो गया भाई, इतना क्लियर तो अब समझ में आ ही गया होगा ऑसिलेशन क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है? ठीक है, जब भी बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करता है, जब भी बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करता है तो समवेयर इन मिडिल इज इक्विलिब्रियम और मीन पोजीशन, उसी के अराउंड वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है, राइट? देयरफॉर इफ इट इज लेफ्ट देयर एट रेस्ट, अगर उसको तुम रेस्ट पर रख दो, उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर अगर उस बॉडी को रख दो तो वो वहीं रहेगा, वो कोई टू एंड फ्रो मोशन नहीं करेगा। If you keep that body at its equilibrium position, it is not going to perform any sort of to and fro motion, ठीक है? It is not going to perform any kind of to and fro motion, वो किसी भी तरीके का to and fro motion नहीं करेगा, ठीक है ना? राइट? तो अब ये मोशन शुरू कैसे होता है? सोर्स ऑफ टू एंड फ्रो मोशन क्या है? कि जरा सा इक्विलिब्रियम पोजीशन जो तुम्हारा था, यहां से इस बॉडी को हल्का सा डिस्प्लेस कर दो, बस डिस्प्लेस करके छोड़ दो, फिर वो वापस आने की कोशिश करेगा, लेकिन यहां पे रुकेगा नहीं, वापस नेगेटिव चला जाएगा, फिर वापस आने की कोशिश करेगा, रुकेगा नहीं, वापस आगे की तरफ चला जाएगा, फिर वापस आने की कोशिश करेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, फिर रुकेगा नहीं, वापस ऊपर चला जाएगा। ये ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करता है। अगर तुम इसको टच ही नहीं करोगे, इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पर छोड़ दोगे, तो मोशन ही नहीं करेगा, क्यों ऑसिलेशन करेगा वो? ठीक है, तो इसलिए बोल रहा है इट रिमेन्स देयर फॉरएवर। अगर बॉडी को तुम हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दे दोगे तो क्या हो जाएगा? वो बॉडी वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा, जिसके वजह से ये ऑसिलेशन या वाइब्रेशन या टू एंड फ्रो मोशन करता है।
ये आने की कोशिश तो करता है, लेकिन जब आ जाता है तब भी इसकी एनर्जी खत्म नहीं होती है, ठीक है, वो वापस उधर नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाता है, फिर वापस आता है, फिर एनर्जी खत्म नहीं होती है, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में चला जाता है, ठीक है कि नहीं। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद फिर ये क्या बोल रहा है कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक बट एवरी पीरियोडिक मोशन नीड नॉट बी ऑसिलेटरी, सर्कुलर मोशन इज पीरियोडिक बट इट इज नॉट ऑसिलेटरी। ये तो मैंने बता ही दिया अभी तुम लोगों को, ठीक है। अब जरा देखो ऑसिलेशन और वाइब्रेशन के केस में डिफरेंस क्या होता है, ऑसिलेशन क्या है और वाइब्रेशन क्या है। हम लोगों ने सुना है कि बॉडी वाइब्रेट कर रही है, चीज वाइब्रेट कर रही है, इसकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है, ये वो। वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन आर वन एंड द सेम थिंग। वाइब्रेशन इज जस्ट अ न्यू टर्म विच मीन्स वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की ऑसिलेशन को हम लोग वाइब्रेशन बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है वो अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। वाइब्रेशन मतलब, वाइब्रेशन मीन्स वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेशन, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेशन, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या? बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेशन को हम लोग वाइब्रेशन बोलते हैं, ठीक है। यही चीज है बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कि अगर फ्रीक्वेंसी बहुत स्मॉल है, तो जैसे कि ऑसिलेशन है ब्रांच ऑफ ट्री, मान लो कि तुम्हारा पेड़ है, ये लगा हुआ, हवा चली तो पेड़ ऐसे ऐसे नाच रहा है, ठीक है। तो ये जो ब्रांचिंग है इसकी ऑसिलेशन कम है, 1 सेकंड में एक बार ऐसा कर रहा है, फिर 2 सेकंड में एक बार ऐसा कर रहा है। लेकिन गिटार का स्ट्रिंग जब है, गिटार का स्ट्रिंग एक ही सेकंड में 50 बार इधर टू एंड फ्रो मोशन कर देता है, 50 बार वो ऑसिलेट कर चुका होता है। तो 50 से ऊपर के केस में, जब फ्रीक्वेंसी 50 से ज्यादा बार आ जाए, ठीक है, तो उस ऐसे केस में क्या बोलेंगे इसको, वाइब्रेशन ऑफ ये बोलेंगे, लाइक द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, देखो पहली बात थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग और क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स क्लियर सम मोर कंसेप्ट्स। कुछ टाइप के मोशंस होते हैं पीरियोडिक, ठीक है। पीरियोडिक के अंदर कुछ टाइप के मोशंस होते हैं जिनको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन जिसमें टू एंड फ्रो है। और ऑसिलेटरी मोशन में भी जो सबसे सिंपल जो केस होता है उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम लोग बोलते हैं SHM। तुमको ग्राफ, अगर तुमको वो वेन डायग्राम में समझना है, सो कंसिडर दिस सर्कल टू बी योर पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। उस सर्कल में कुछ पार्ट जो रहेगा वो तुम्हारा ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा। सम पार्ट ऑफ पीरियोडिक मोशन, नॉट ऑल, देखो नॉट ऑल द पीरियोडिक मोशन आर ऑसिलेटरी बट ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर कंपल्सरीली पीरियोडिक। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, ऑसिलेटरी। और इस ऑसिलेटरी में भी छोटा सा पार्ट रहेगा, बहुत ही छोटा सा, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, ठीक है ना। अब कंसेप्ट अब तो क्लियर हो गया होगा। ऑसिलेशन क्या है, वाइब्रेशन तो क्या, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन को ही वाइब्रेशन बोलते हैं। अब पीरियोडिक मोशन क्या है, ऑसिलेटरी मोशन क्या है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, ठीक है ना। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ये तब आता है when force on the body is directly proportional to the displacement from the mean position. तो SHM occurs when, SHM कब आता है, SHM occurs when force is directly proportional to displacement. डिस्प्लेसमेंट क्या, अबाउट मीन पोजीशन, अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन, अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन के आसपास जो टू एंड फ्रो मोशन करता है ना, वो जैसे कि तुम्हारा स्ट्रिंग है तो ऐसे 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 ऐसे, तो ये सेंट्रल पॉइंट के अराउंड कर रहा है, तो ये मीन पोजीशन है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं अपन, ये डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज x, द डिस्प्लेसमेंट अराउंड द मीन पोजीशन,
ठीक है, जब फोर्स जो है एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी, ठीक है, फोर्स ऑन द ऑसिलेटिंग बॉडी, दिस इज प्रोपोर्शनल टू द मीन पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट, तब इसको हम लोग बोलेंगे व्हेन द फोर्स ऑन बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट अराउंड द मीन पोजीशन, तब एसएचएम होता है, तब सिंपल हार्मोनिक विच इज द सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, तब आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन पिक्चर में, ठीक है कि नहीं। आप तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इन प्रैक्टिस ऑसिलेटिंग बॉडीज क्या होता है, इन प्रैक्टिस क्या होता है, अब देखो सुनो, जब कोई भी चीज है, जैसे कि कोई भी मतलब हम लोगों ने धागा ले लिया है, इसको तुम धागा समझ लो, तो ये ऐसे 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 करके ऑसिलेट करेगा तो रुक जाएगा, थोड़ी देर के बाद रुक गया, ऐसे फिर भी तुम करते जाओगे तो रुक जाएगा। ये रुकता क्यों है, क्योंकि जब ये मोशन करता है तब इसके मोशन को अपोज करता है क्या, एयर का फ्रिक्शन, एयर का फ्रिक्शन है ना, एयर का फ्रिक्शन उसको अपोज करता है, तो वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या होता है ना, इसका जो एनर्जी है वो डिसिपेट होते जाता है एयर में। द एनर्जी ऑफ दिस बॉडी, द काइनेटिक एनर्जी, जब मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट दिया तो कुछ वर्क डन किया था इस पे, उसके वजह से इस पे एनर्जी आ गई थी, तो ये जो एनर्जी है इसी एनर्जी की वजह से टू एंड फ्रो मोशन कर पा रहा है। तो जब ये टू एंड फ्रो मोशन करता है तो बीच बीच में हर एक टू एंड फ्रो मोशन में एनर्जी लूज कर रहा है, व्हाई, बिकॉज इसके टू एंड फ्रो मोशन के अगेंस्ट कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, एयर का फ्रिक्शन, तो एयर के फ्रिक्शन के वजह से इट इज लूजिंग इट्स एनर्जी एवरी टाइम। तो ये क्या होगा, एग्जैक्टली हाउ विल इट वर्क, बेसिकली ये कुछ इस टाइप से होगा। देखो अब जैसे कि ये तुम्हारा मीन पोजीशन है, ठीक है, दिस इज योर मीन पोजीशन, तो शुरू में तो अच्छा ऑसिलेशन होगा, फिर उसके बाद ऑसिलेशन की एम्पलीट्यूड कम होती जाएगी, फिर और 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 कम होती जाएगी, फिर रुक जाएगी। फाइनली वो टू एंड फ्रो मोशन रुक गया, फाइनली वो टू एंड फ्रो मोशन रुक गया। आइडियली तो नहीं रुकना चाहिए था, आइडियली तो वो चीज चलती रहनी चाहिए थी, लेकिन नेचर में ऐसा नहीं होता ना, नेचर में तुम्हारा एयर है, एयर में तुम्हारे एयर के मॉलिक्यूल्स है जो इसके मोशन को अपोज करेंगे, जो फ्रिक्शन लाएंगे, उसके वजह से क्या हो जाता है, इसकी जो मीन पोजीशन के अराउंड जो मतलब डिस्प्लेसमेंट हर टू एंड फ्रो मोशन से कम होती जाती है, इसकी एनर्जी कम होती जाती है। तो इस टाइप के ऑसिलेशन को क्या बोलते हैं, डैम्ड ऑसिलेशन, ठीक है, डैम्ड ऑसिलेशंस, क्या बोलेंगे इसको, डैम्ड ऑसिलेशंस। तो डैम्ड ऑसिलेशन एक बार बना लेते हैं अपन, डैम्ड ऑसिलेशन, एक डैम्ड ऑसिलेशन का केस मैं हल्का सा दिखा देता हूं, ठीक है। ये ऐसा है, तो अब मैं जो है ना सारे फर्स्ट स्टेप में एक एक करके बता रहा हूं, है ना। पहले मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट दिया, थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया तो ये ऐसे चला गया, फिर ये वापस गया तो ऐसे आ गया, अब ये वापस आया तो बस हल्का सा डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, अब ये वापस आएगा तो इसका और कम हो गया, अब ये वापस आएगा तो और कम हो गया, अब ये वापस आएगा तो और कम हो गया, अब ये वापस आएगा तो और कम हो गया, और ये वापस आएगा तो और कम हो गया, और ये वापस आएगा तो और कम हो गया, ये वापस आया तो और कम हो गया, ऐसे ऐसे करके रुक गया। ये मीन पोजीशन है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसी के अराउंड ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था। ये डैम्ड ऑसिलेशन है, फाइनली इट स्टॉप्स। फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या है, तो देखो इन प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं हर चीज, ठीक है। तुम प्रैक्टिकली देखो कि कोई भी मोशन क्या 100% मतलब ऑसिलेशन ऐसे कर सकता है, अनडैम्ड ऑसिलेशन कोई भी पार्टी कर सकती है, कोई भी पार्टिकल। अगर मैंने इसको हल्का सा एनर्जी दे दिया तो अगर कोई भी एयर नहीं होता, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, तो ये तो चलते रहता चलते रहता चलते रहता चलते रहता चलते रहता चलते रहता चलते रहता, इसका डैम्ड होता ही नहीं, डैम्ड तो होता ही नहीं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि नेचर में भाई दुनिया भर के रेस्ट्रिक्शंस है, विस्कस फोर्स, बायंट फोर्स, तुम्हारे फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। और अभी तुमने नया नया फोर्स अभी पढ़ा था तुमने, प्रेशर वाला जो अभी फोर्स देखा था अभी, ठीक है, फ्लूइड्स में सरफेस टेंशन, दुनिया भर की चीजें इतनी 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 सारी अपोजिंग फोर्सेस है कि जो इसको डैम्ड कर ही देंगी। तो कौन सी ऐसी चीज, अगर मेरे को इसको परमानेंट चलाना है, अगर मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, आई वॉन्ट लाइक दिस, ठीक है, आई वॉन्ट लाइक दिस फॉर एग्जाम्पल, कि अगर यहां से ऐसे शुरू हो रहा है तो ऐसे से ऐसे आ गया,
फिर वापस यहां पर आ गया, फिर अगर वापस आया तो यहां का यही रहा वो, टू एंड फ्रो, परफेक्ट, नो डिफरेंस। और ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है, इसके ऑसिलेशन डैम्प नहीं हो रहा है, नॉन डैम्प्ड ऑसिलेशंस। इसके ऑसिलेशंस टाइम के साथ कम नहीं हो रहे हैं, इसके ऑसिलेशंस वोंट डाई डाउन, डैम्प्ड ऑसिलेशंस इवेंचुअली डाई डाउन, इवेंचुअली डाई डाउन। लेकिन जो अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस है वो डाई नहीं करेंगे, वो कॉन्स्टेंटली ऐसे ही टू एंड फ्रो मोशन इनफाइनाइट टाइम के लिए चलता जाएगा चलता जाएगा। तो इसका मतलब नेचर में तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है, उसको अपोज करने के लिए दुनिया भर के फोर्स है ना। तो क्या ऐसी चीज है कि जिसके वजह से मैं इसको कंटिन्यूअस बेसिस पे चला पाऊं, नेचर में, नेचुरल स्टेट में, जहां पर तुम्हारा एयर की विस्कोसिटी भी है, एयर का फ्रिक्शन भी है, एयर का दुनिया तरीके के मॉइस्चर की फोर्स है, फ्रिक्शन है, ये है वो है। क्या ऐसी चीज है कि मैं इसको लगातार चला पाऊं? एक एक्सटर्नल फोर्स मुझे बार बार देना पड़ेगा। आई हैव टू कीप ऑन गिविंग एक्सटर्नल फोर्स टू इट एवरी मोमेंट। जहां पर भी इसकी ऑसिलेशन डैम्प होनी शुरू होगी, मैं इसको हल्का सा फिर से पुश दे दूंगा ताकि वो वापस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर ही आ जाए। जरा सा ये डैम्प करेगा, फिर उसको पुश दिया जाएगा। तो बार बार करके इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स जो है बार बार दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको बार बार अपन फोर्स कर रहे हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस करने के लिए। वी आर फोर्सिंग दिस बॉडी टू परफॉर्म अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस, नॉन डैम्प्ड। तो इसको बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशंस, फोर्स्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्लियर हो गया और फोर्स्ड ऑसिलेशंस हो गया, है कि नहीं बात? ये बात है। उसके बाद अब देखो, ये जो चीज है ना, हम लोग डैम्प्ड और फोर्स्ड ऑसिलेशंस अभी थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, लेटर इन द चैप्टर विल बी रीडिंग, राइट। सो एनी मटेरियल मीडियम को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कोई भी मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है, कोई भी बॉडी है, इसको इसमें हम समझ सकते हैं कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स, कपल्ड ऑसिलेटर्स। क्या बोल सकते हैं? कपल्ड ऑसिलेटर्स माइट बी एटम्स आल्सो। ठीक है, तो एनी बॉडी, एनी large body can be considered as a system of coupled oscillators. ऑसिलेटर्स मतलब वो ऐसी एटम जो कि ऑसिलेट कर रही है टू एंड फ्रो। ठीक है, कपल्ड मतलब कि जो टोटल ऑसिलेशन है वो सारे के सारे ऑसिलेशंस अलाइन हो चुके हैं ताकि टोटल ऑसिलेशन इज द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल एटम के ऑसिलेशन। समझ में आ गई बात? कपल्ड ऑसिलेटर्स मतलब सब लोग एक ही तरफ अलाइंड है, मतलब कि छोटे छोटे ऑसिलेशंस हैं सारे एटम्स के, सारे छोटे हैं। तो टोटल सारे मतलब सारा का सारा जो एटम्स का टोटल ऑसिलेशन को ऐड करोगे तो इस पूरे बॉडी का टोटल ऑसिलेशन के बराबर आ जाएगा वो। ठीक है, इसका मतलब सारे के सारे कपल हो चुके हैं, सारे के सारे एक ही टाइप में अलाइन हो चुके हैं। तो किसी भी लार्ज बॉडी जो कि ऑसिलेशन कर रहा है उसको हम सिस्टम ऑफ कपल्ड ऑसिलेटर्स बोल सकते हैं। ठीक है, द कलेक्टिव ऑसिलेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मीडियम मैनिफेस्ट देमसेल्व्स एज वेव्स। कलेक्टिव ऑसिलेशंस को क्या बोलेंगे? टोटल ऑसिलेशंस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ऑल द ऑसिलेटर्स आर नोन एज वेव्स। ठीक है, और वेव्स क्या क्या हो सकते हैं? अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे पानी का वेव हो गया, साउंड का वेव हो गया, अर्थक्वेक का वेव, सीस्मिक वेव्स हो गया। सबसे ज्यादा पॉपुलर जो तुम पढ़ते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि 12th में पढ़ने वाले हैं हम लोग, ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा हम लोग वेव फिनोमेना तो नेक्स्ट चैप्टर में, ये तो हम लोग वेव नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ ही लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है तुम्हारा पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बारे में जरा सा हम लोग थोड़ा सा गौर फरमा लेते हैं। ठीक है, पीरियड और फ्रीक्वेंसी होते क्या है? ठीक है, अब जरा देखो, इसी चीज को हम लोग देख रहे हैं। पीरियड मतलब टाइम पीरियड, बेसिकली टाइम पीरियड। दूसरा है फ्रीक्वेंसी, तीसरा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तीनों अलग अलग चीजें हैं। फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से। ठीक है, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा तुमको बेसिक तरीके से समझा देता हूं। उसका डेफिनेशन बुक में है, तो पहले बेसिक से समझ लेते हैं होता क्या है वो।
ठीक है, मीन पोजीशन क्या था, ये था मीन पोजीशन, अपन ने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और एक बॉब ले लिया पेंडुलम का, उसको टांग दिया, मीन पोजीशन से मैंने जरा सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया। तो ये मीन पोजीशन, मतलब मीन पोजीशन को अगर मैं 0 से रिप्रेजेंट करूं तो 0 से 1 चला गया ये, फिर वापस क्या हो गया, वापस ये 0 पर आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा ये, फिर वापस -1 तक जाएगा, ये -1 तक जाएगा, मतलब मैक्सिमम एक्सट्रीम तक जाएगा, फिर क्या करेगा ये, फिर वापस वहां से वापस 0 पर आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर वो वापस 1 पर जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो एक टाइम पीरियड क्या हुआ, एक टाइम पीरियड हुआ, मैं अब तुमको दिखा रहा हूं रेड कलर से इसमें, ठीक है। वन टाइम पीरियड इज कि जहां से शुरू हुआ वहां पर वापस आने का टोटल टाइम पीरियड, और उसी डायरेक्शन में, मतलब कि जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि सर यहां से यहां आया, यहां पर वापस आ गया, तो ये क्या एक टाइम पीरियड यहां से यहां और यहां पर वापस आना एक टाइम पीरियड हो गया, नो, मतलब ये रिपीट कर रहा है प्रोसेस, मतलब कि यहां से जब ये आया यहां पर वापस आया, तब अब नेक्स्ट डायरेक्शन उसका क्या था, ऊपर की तरफ, है कि नहीं। तो एक टाइम पीरियड तब होगा कि जब वापस तो यहीं पर आएगा, लेकिन उसका नेक्स्ट डायरेक्शन फिर से ऊपर की तरफ होगा। बात समझ में आ गई होगी। तो मतलब अभी पहले डायरेक्शन इनिशियली ऊपर की तरफ था, फिर जब वापस आ गया तब नीचे की तरफ है, अब वापस ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, फिर जब ये वापस आएगा, अब जब ये वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ गया, अब इसका नेक्स्ट डायरेक्शन क्या है, फिर से ऊपर की तरफ, इनिशियली क्या था, ऊपर की तरफ। अब हो गया वन टाइम पीरियड कंप्लीट। नाउ दिस वन टाइम पीरियड इज नाउ कंप्लीट, ठीक है, अब कंप्लीट हुआ एक टाइम पीरियड। तो अगर हम इसको कलर कर दें तो दिस इज वन टाइम पीरियड, ये वाला है, यहां से मैक्सिमम तक गया +1 तक, फिर वापस 0 पर आया, लेकिन वापस -1 पे चला गया, ठीक है, उसके बाद फिर वापस जब 0 पर आया, अब ये टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, वन टाइम पीरियड इज कंप्लीट। नाउ दिस इज वन टाइम पीरियड। अगर मैं ग्राफ में शो करने की कोशिश करूंगा इसको, तो ग्राफ में जैसे कि मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ टाइम से मान लो मैंने प्लॉट कर लिया, तो वापस ऊपर गया, मैक्सिमम लिमिट तक चला गया, मैक्सिमम पॉजिटिव, फिर वापस आया नीचे 0 पर आ गया, लेकिन अब ये मैक्सिमम नेगेटिव पर भी जाएगा, मैक्सिमम नेगेटिव पर चला गया, फिर वापस ये 0 पर आ गया। अब इसका नेक्स्ट डायरेक्शन क्या है, देखो शुरू में क्या डायरेक्शन था, पॉजिटिव की तरफ, अब क्या डायरेक्शन रहेगा, शुरू में क्या डायरेक्शन था, पॉजिटिव की तरफ था कि नहीं, ठीक है, शुरू में पॉजिटिव की तरफ, अब जब वापस आ गया ये, तब भी अब भी डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ है। तो ये जो टोटल टाइम है यहां से यहां तक का, जिसमें कि ये मैक्सिमम तक गया, फिर मैक्सिमम से फिर 0 आया, लेकिन अभी 0 से नेगेटिव जा रहा है, तो ये टोटल टाइम पीरियड नहीं है, अभी ये नेगेटिव जा रहा है। तो वापस जाकर के जब वापस 0 पर आएगा, जब ये नेक्स्ट स्टेप इसका पॉजिटिव है जैसा कि शुरू में था, तब ये जो टोटल टाइम है इसको टाइम पीरियड बोलेंगे, दिस इज टाइम पीरियड, दिस इज टोटल टाइम इंटरवल, ठीक है। मीन पोजीशन से मैक्सिमम पर गया, मैक्सिमम से 0 आया, लेकिन ये माइनस की तरफ जा रहा था, फिर वापस आया, अब ये प्लस की तरफ वापस जा रहा है, तब ये टोटल टाइम पीरियड है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है। ये कुछ चक्कर हो रहा है, ठीक है, कुछ इस टाइप का केस हो रहा है यार, बात समझ में आ गई, ठीक है कि नहीं। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग, टाइम पीरियड तुमको बेसिक फंडामेंटल तो समझ में आ गया। फ्री अब ऑसिलेशन क्या है, अब ये तुम्हारा ऑसिलेशन मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है। मान लो उसका टाइम पीरियड है 0.01 सेकेंड्स, मतलब कि ये 0.01 सेकेंड में एक ऑसिलेशन करता है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन करता है, करेगा, है ना। तो 1 सेकेंड में कितना करेगा, अगर 0.1 सेकेंड में या फिर 1/100th ऑफ अ सेकेंड में ये एक ऑसिलेशन करता है, तो 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन कर लेगा, अगर 0.01 सेकेंड में बाबू ये एक ऑसिलेशन करता है, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा, 1 डिवाइडेड बाय 0.01, मतलब कि ये 100 ऑसिलेशन कर ले कि नहीं, 100 ऑसिलेशन करेगा, ठीक है, 100 ऑसिलेशन करेगा, समझ गए। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं एक नया टर्म फ्रीक्वेंसी, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस
डन इन 1 सेकेंड टाइम इंटरवल। 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशंस कर रहा है वो। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 पॉइंट टाइम पीरियड होगा कि नहीं। देख लो टाइम पीरियड है तुम्हारा 0.01 सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ गया 100 हो गया कि नहीं। तो 1 अपॉन 0.01 ही तो हुआ 100 क्या होता है 1 अपॉन 0.01 होता है 1 अपॉन 0.01, ठीक है 1 डिवाइडेड बाय 0.01। बात समझ में आ गई। So this is the direct relation between frequency and oscillation, frequency and time period. This is known as frequency and time period. ये है हमारा कंसेप्ट, ठीक है ना। अब बताओ कि इसका SI यूनिट क्या होना चाहिए। जैसे टाइम पीरियड, टाइम का तो SI यूनिट सेकंड होता है, ये तो हमें मालूम है, और फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम, है ना। तो फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए 1 अपॉन सेकेंड या फिर सेकेंड इनवर्स, है ना, यही होना चाहिए यूनिट। तो SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज सेकेंड इनवर्स 1 अपॉन सेकेंड और 1 अपॉन सेकेंड। इसका एक नया नाम है हर्ट्ज। 1 अपॉन सेकेंड को हम लोग हर्ट्ज भी बोलते हैं, गिवन आफ्टर साइंटिस्ट हेनरिच हर्ट्ज, जिसने ये फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन इन सब पर बहुत ज्यादा रिसर्च किया था। इसको हम लोग HZ से डिनोट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी HZ, एक हर्ट्ज क्या होगा सेकेंड इनवर्स 1 अपॉन सेकेंड, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। 1 अपॉन सेकेंड बोलो या फिर हर्ट्ज बोलो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, सेकेंड इनवर्स और हर्ट्ज, ठीक है। यही चीज इसमें बता रखा है ये, ठीक है। सो द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द मोशन इज रिपीटेड इज नोन। कोई भी पीरियोडिक मोशन, सिर्फ ऑसिलेशन की नहीं बात कर रहा मैंने, तो तुमको ऑसिलेटिंग मोशन के रिस्पेक्ट लिखा है। इनफैक्ट सारे के सारे पीरियोडिक मोशन जितना भी होता है उसका टाइम पीरियड होता है, ठीक है। टाइम पीरियड मींस व्हाट, टाइम पीरियड क्या, कि जब उसका मोशन रिपीट करने लग जाए। द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि मान लो कि मैं बना रहा हूं तुम्हारा एक यहाँ पे, ठीक है, एक हम लोगों ने सन बना दिया यहाँ पे और अर्थ को रोटेट करा रहे हैं, ठीक है। तो मान लो ये तुम्हारा ग्राउंड पोजीशन या फिर तुम्हारा ओरिजिनल पोजीशन ये है, इसको 0 पोजीशन मान लो। अर्थ गया ऐसे रोटेट कर रहा है वापस, तो वापस आ गया, उसके बाद वापस अपना मोशन रिपीट करेगा। द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल, मान लो ये 2 सेकंड के बाद वापस आ गया, तो दूसरी बार जब ये 2 + 2 4 सेकंड के बाद वापस उसी डायरेक्शन में आ जाएगा 4 सेकंड, फिर ये वापस जाएगा, फिर 6 सेकंड के बाद वापस से शुरू करेगा ये 6 सेकंड। तो इसमें टाइम पीरियड तुम 2 सेकंड बोलोगे कि 4 सेकंड बोलोगे कि 6 सेकंड बोलोगे। तो टाइम पीरियड इज द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल आफ्टर विच द बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन। तो ये स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल तो 2 सेकंड है ना, वो तो रिपीट तो 4 सेकंड के बाद भी कर रहा है, 6 सेकंड 8 सेकंड 10 सेकंड 12 सेकंड के बाद भी कर रहा है, लेकिन जो स्मॉलेस्ट इंटरवल है जिसके बाद रिपीट कर रहा है वो 2 सेकंड्स है। तो इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड्स होगा, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट इंटरवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टर्म स्मॉलेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो लेट अस डिनोट द पीरियड सिंबल T, और SI यूनिट क्या है इसका, सेकंड है। SI यूनिट क्या है इसका, सेकंड है, ठीक है। टाइम पीरियड का सेकंड होता है, ठीक है ना। उसके बाद वाइब्रेशंस के बारे में चलते हैं यार। जो वाइब्रेशन मतलब वेरी फास्ट ऑसिलेशन, तो मतलब उनका 1 सेकंड में तो करीबन मतलब लाखों लाख बार मिलियंस ऑफ ऑसिलेशंस हो जाते हैं। तो उनका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, माइक्रो सेकंड्स में हो जाएगा, या फिर नैनो सेकंड्स में भी हो सकता है तुम्हारा, मिली सेकंड्स में हो सकता है, माइक्रो सेकंड्स में हो सकता है, ठीक है। वाइब्रेशन क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो उनका टाइम पीरियड बहुत कम होगा नेचुरली, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का तो डायरेक्ट रिलेशन है ना। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, F इज इक्वल टू 1/T। तो अगर तुम्हारा फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब टाइम पीरियड बहुत कम है, ये बात तुम याद रखना, ठीक है। यही चीज वो कहना चाह रहा था, ठीक है। तो कुछ कुछ केसेस में जैसे स्ट्रिंग वगैरह है तो उनकी फ्रीक्वेंसी हाई रहती है। फिर एटॉमिक क्लॉक्स जो है, जिसके एटॉमिक क्लॉक्स वगैरह जो हमारे आजकल क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स के बने आ रहे हैं, उसकी भी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। वो 100 करोड़ टाइम तो
एक ही सेकंड में वाइब्रेट कर जाता है उसका एटम वगैरह, तो तुम सोच भी नहीं सकते हो कितना गुना ज्यादा उसकी रहती है। 9 करोड़ या 9 करोड़ समथिंग कुछ होता है वो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा कुछ कुछ ऐसे हैं, जैसे प्लेनेट मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी को 88 डेज लगते हैं, अर्थ को 1 साल पूरा लग जाता है ऑसिलेट, मतलब अपना पीरियोडिक मोशन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना। तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इसमें लिखा है ना, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम गिव्स द नंबर ऑफ रिपीटेशंस पर यूनिट टाइम, मतलब हर 1 सेकंड में कितनी बार ऑसिलेशंस हुआ, कितनी बार वो ऑसिलेशंस हुए या कितनी बार वो रिपीटेशन हुआ, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है ना। दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द पीरियोडिक मोशन। तो फ्रीक्वेंसी को 1 अपॉन टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं, f इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम। अब इन्होंने f के जगह एक कांस्टेंट लिया है जिसको बोलते हैं न्यू, न्यू, ठीक है। दिखने में v जैसा है लेकिन v नहीं है, v एकदम स्ट्रेट होता है। ये कैसा है, v ऐसा, ये कैसा है, v ऐसा, ऐसा हल्का सा ऐसे, ठीक है ना। और कुछ ऐसा भी होता है, ऐसा फिर ऐसा, एक ऐसा भी होता है। अब इसमें तुमको डिफरेंस जानना होगा, तुम क्यूरियस हो रहे होगे, तो हम लोग चल लेते हैं फिर थोड़ा सा। मैंने तुम्हारे लिए, तुमने देख ही लिया था ऊपर में बनाया हुआ था तुम्हारे लिए प्यारी प्यारी सी चीज। इसको क्या बोलते हैं, ये सारे ग्रीक अल्फाबेट, और सारे ग्रीक अल्फाबेट कहीं ना कहीं तुमको फिजिक्स में किसी न किसी जगह पे कोई ना कोई तरीके से यूज करने को मिल ही जाएंगे यार, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं अल्फा, अल्फा, व्हाट इट इज नोन एज अल्फा। इसको क्या बोलते हैं, बीटा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, अभी तुम 11th में पढ़ोगे एप्सिलॉन। इसको क्या बोलते हैं, जीटा, ये भी सॉरी 11th के 12th में पढ़ोगे, जीटा, ठीक है। इसको बोलते हैं ईटा, विस्कोसिटी में देखा था ना इसको, ईटा को विस्कोसिटी में देखा था। इसको बोलते हैं थीटा, थीटा तो तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री में देख ही रहे थे। लैम्डा वेरिएंट तुम बार बार नाम सुने थे, लैम्डा लैम्डा लैम्डा। और वो फ्रीक्वेंसी थर्मोडायनेमिक्स में भी हमने देखा, तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में, तो ये लैम्डा है, ये बेसिकली वेवलेंथ डिस्क्राइब करने के लिए। ये म्यू था तुम्हारा, म्यू, एम यू म्यू, ठीक है, एम यू म्यू। और उसी का भाई है एन यू न्यू, ठीक है। कैसा दिखता है ये, एन यू न्यू, ये किस टाइप का दिखता है, देखो ऐसा फिर ऐसा, एन यू न्यू, ठीक है। उसका छोटा भाई है अपसिलॉन, एप्सिलॉन नहीं अपसिलॉन, ठीक है। तो ये किस टाइप का दिखेगा, ये ऐसा फिर ऐसा। अब इन दोनों में तो डिफरेंस है ना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आता है जाई, देखो ये जीटा जैसा ही दिखने में है, लेकिन इसमें 2-2 बार पेट मुड़ा है। एक बार ऐसे, ये तो खाली एक ही बार ऐसे मुड़ करके आ गया ना, ये 2-2 बार मुड़ा है, देखो ऐसे मुड़ा फिर ऐसे आया, जाई। ये कम मिनिमम यूज करेंगे इसको अपन, ज्यादातर यूज नहीं करते, बस थोड़ा सा मैं इसलिए दिखा दिया क्योंकि जीटा से काफी सिमिलर है। पाई भी एक अल्फाबेट है ग्रीक का। रो डेंसिटी, याद आ गया, डेंसिटी रो, बर्नौलीज थ्योरम। सिग्मा, ये हम लोग 12th में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम में, सिग्मा, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ जब डिराइव कर रहे होंगे, सिग्मा। फाई, ये भी कभी कभी हम लोग को थीटा के जगह हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते थे। चाई, ये तुमको बताया ही था मैंने, चाई या काई, काई बोलते हैं, CHI काई। ये काई तुम लोग बाद में पढ़ोगे 12th में। ये बोलते हैं इसको साई, ये ऐसा त्रिशूल जैसा शेप में है। और ये क्या होता है, फाई साई काई दिखा दिया था, लास्ट में आता है तुम्हारा ओमेगा। ओमेगा ऐसे भी दिखा सकते हो या फिर ऐसे भी, इसको तुम ओम भी बुला सकते हो, ओम। ओमेगा भी रिप्रेजेंट करते हैं, ओम भी रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली इसको ओम बोल देते, तो इसको हम लोग ओमेगा बोल देते हैं, ये ओमेगा हो जाएगा। तो ये सारे तुम्हारे ग्रीक अल्फाबेट्स हैं जो काफी बार तुम्हारे यूजेस में आए जाते रहते हैं। तो उसी में से एक न्यू, न्यू एन यू करके फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, न्यू। न्यू जो ग्रीक अल्फाबेट है ना, वो फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, ऐसा फिर ऐसा, कैसा था ये, ऐसा फिर ऐसा, इस टाइप का। या फिर जैसा तुमने बनाना चाहते हो वैसे ही बना लो अपने हिसाब से, ठीक है। तो न्यू की फ्रीक्वेंसी क्या है, ऐसा यूनिट सेकेंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज, हर्ट्ज। तो 1 हर्ट्ज मींस 1 सेकेंड इनवर्स, ठीक है कि नहीं, 1 हर्ट्ज मींस 1 सेकेंड इनवर्स, राइट। बस ठीक है। अब देखते हैं अपन इसको और आगे चलते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, अब हम चलते हैं भाई, एक पहला तो एक एग्जांपल कर लेते हैं। ऑन एन एवरेज a human heart is found to beat 75 times in a minute, 75 टाइम्स एक मिनट में
वो बीट करता है, तो उसका फ्रीक्वेंसी और पीरियड बताओ। 1 मिनट में कितनी बार करता है वो? 75 टाइम्स। 1 मिनट मतलब 1 मिनट में 75 बार वो बीट करता है, तो 60 सेकंड्स में 75 बार करता है। 1 मिनट तो 60 सेकंड्स हो गए ना, तो 1 सेकंड में कितनी बार करेगा? 75/60। तो यही इसकी फ्रीक्वेंसी होगी कि नहीं? 1 सेकंड में कितनी बार करेगा? 1.15 शायद आ जाएगा, मतलब 1.25 शायद आ जाएगा, 1.2 समथिंग, देख लेना अपने हिसाब से, देख लेना, ठीक है। और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब 60/75। टाइम पीरियड क्या होता है? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है ना ये, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.80 सेकेंड्स, 0.8 सेकेंड्स के आसपास आ जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा आ गया। अब देखते हैं थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट के बारे में, समझने की कोशिश करते हैं ना, व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग को पता ही था, इन जनरल उसका टर्मिनोलॉजी तो हमें मालूम ही है। बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने पढ़ ही रखा है। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? बेसिकली मींस, अगर हम लोग काइनेमेटिक्स के रिस्पेक्ट में बात करें, तो काइनेमेटिक्स के रिस्पेक्ट में या फिर स्ट्रेट लाइन या इसके रिस्पेक्ट में क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, उसको हम लोग बोलते थे डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो है ना, हम लोग डिस्प्लेसमेंट को हम लोग जनरलाइज्ड वे में यूज करेंगे। हाँ, टेक्निकली द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मींस द चेंज इन पोजीशन, final position vector minus initial position vector. This is the technical definition of displacement. Now in this chapter we will be using displacement in a more to convey a generic sense. मतलब ये टेक्निकल एक्चुअल वो वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं, इन जनरल हम खाली डिस्प्लेसमेंट को हर जगह अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज करेंगे इन अ जनरल वे और इन अ जेनरिक सेंस, ठीक है। तो उस जेनरिक सेंस में डिस्प्लेसमेंट को शो करने के लिए, ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, अब चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि तुम अगर एक ब्लॉक को तुम अगर स्प्रिंग के साथ अटैच कर दोगे, ठीक है, ये ब्लॉक था, जैसे तुमने इसको स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया, फिर तुमने इसको स्प्रिंग को धक्का दे दिया अंदर की तरफ, तो स्प्रिंग क्या करेगा? इधर आ जाएगा, फिर वापस इधर आ जाएगा, फिर वापस इधर आ जाएगा, फिर वापस इधर आ जाएगा, मतलब टू एंड फ्रो 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 अबाउट दिस मीन पोजीशन करते रहेगा, है ना। तो इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है, ये मीन पोजीशन, मतलब इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में लेफ्ट या फिर राइट या फिर लेफ्ट या फिर राइट, इस केस में डिस्प्लेसमेंट इसको बोल देंगे। दूसरा केस, जैसे कि मान लो तुमने एक पेंडुलम, एक धागे से एक बॉब को लटका दिया, मतलब पेंडुलम है, तो फिर तुमने इसको हल्का सा डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो ये कैसे टू एंड फ्रो करेगा? ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, this will do promotion, ठीक है, this pendulum giving to right। तो अब इसमें पेंडुलम के केस में डिस्प्लेसमेंट हम लोग किसको दे रहे हैं? जैसे कि तुम 14.2 फिगर को देख पा रहे हो, ठीक है, वी आर एबल टू सी दिस 14.2 फिगर, ठीक है। इसमें हम क्या देख पा रहे हैं? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? हम इस एंगल को डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, एंगल फ्रॉम द मीन पोजिशन। ये मीन पोजिशन ये है, इससे कितना एंगल ये डिस्प्लेस हो गया? इतना, फिर इधर आ गया, फिर इतना डिस्प्लेस हो गया, फिर इधर आ गया, फिर इतना एंगल डिस्प्लेस हो गया, फिर इतना आ गया, फिर इतना एंगल डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, पॉजिटिव एंगल, फिर नेगेटिव एंगल डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद इस केस में क्या डिस्प्लेसमेंट था? एक्चुअल चेंज ऑफ पोजीशन था। इसमें क्या डिस्प्लेसमेंट है? दूसरे वाले में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये सब चीज है, ठीक है। उसके बाद कुछ और मोशन देखेंगे, जैसे कि वोल्टेज देखते हैं, वोल्टेज इन एन एसी सर्किट। एसी सर्किट या कैपेसिटर में जैसे तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट होता था ना, तो वो किस टाइप का डिस्प्लेसमेंट होता था? जो वोल्टेज जो तुम लोग लेते हो, ठीक है, एसी अल्टरनेटिंग करंट, इसके बारे में हम लोग कब पढ़ेंगे? 12th में ज्यादा पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो एसी वोल्टेज में होता क्या है? बेसिकली तुम क्या लेते हो? वो एसी वोल्टेज इस टाइप का होता है, मान लो ये वोल्टेज है और ये तुम्हारा टाइम है, ठीक है, ये वोल्टेज है और ये तुम्हारा टाइम है, ठीक है। पहले वोल्टेज 0 से स्टार्ट होगा, फिर बढ़ेगा मैक्सिमम, फिर वापस 0 पर आ जाएगा, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम नेगेटिव, फिर वापस ऐसे आ जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर वापस चलेगा, फिर वापस आएगा, फिर वापस डॉट 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 डॉट। तो ये क्या करता है? 0 से मैक्सिमम पॉजिटिव, वहां से फिर मैक्सिमम नेगेटिव, फिर मैक्सिमम पॉजिटिव, फिर मैक्सिमम
मैक्सिमम नेगेटिव, बार बार जीरो को क्रॉस कर रहा है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ वोल्टेज विच इज 0 वोल्ट। तो 0 वोल्ट के अराउंड जो ये जो वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है ऊपर नीचे, ये इसका वोल्टेज का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर या एसी वोल्टेज इन योर होम्स। ठीक है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने जेनरिक सेंस में ले लिया। लेकिन अब तक जितने भी केसेस हमने देखे थे वो सारे कौन से केसेस थे यार? ऑसिलेटरी। और ये सारे के सारे ऑसिलेटरी मोशन भी कौन से टाइप के मोशन है? सिंपल हार्मोनिक मोशन थे, जितने भी तुमने देखे अभी तक। 3 केसेस देखे थे। पहला कौन सा था? जो तुम स्प्रिंग को दबा दिए या फिर इसको फैला दिए तो इधर उधर मोशन करता है, ये टू एंड फ्रो मोशन। दूसरा क्या देखे? पेंडुलम वाला। दूसरा क्या देखे थे? पेंडुलम वाला। तुमने पेंडुलम को जरा सा क्या कर रहा है? जरा सा इधर वापस आ गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया। तो ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तीसरा क्या? एसी वाला, जो मैंने अभी दिखाया तुमको, एसी वाला, ये वाला। ठीक है, तो ये सारे किस टाइप के मोशन है? ये है तो पीरियोडिक मोशन ही। और ये कौन से टाइप के हैं? ऑसिलेटरी है। और कौन से? सिंपल हार्मोनिक। ये सारे एसएचएम थे। जितने तीनों केसेस आपने देखे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन थे। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के इन जनरल जो भी डिस्प्लेसमेंट है, जैसे वोल्टेज के केस में वोल्टेज का डिस्प्लेसमेंट अराउंड 0 वोल्टेज, तुम्हारा पेंडुलम के केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, और तुम्हारा जब स्प्रिंग्स के केस में जो स्प्रिंग का एक्चुअल पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट है, इन जनरल डिस्प्लेसमेंट को जेनरिक डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज ए cos ओमेगा टी, ए cos ओमेगा टी। अब ये क्या बला आ गई भाई? ए cos ओमेगा टी, क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो ये कुछ इस टाइप का डिस्प्लेसमेंट, चाहे कोई भी हो, चाहे वोल्टेज का डिस्प्लेसमेंट हो, एंगल का डिस्प्लेसमेंट हो, कुछ भी हो। तुम्हारा ये x है, x विथ टाइम, हाउ इट चेंजेस, एक कॉस फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, ऐसे मैक्सिमम से 0, फिर 0 से नेगेटिव, फिर 0, फिर नेगेटिव से फिर 0, फिर वहां से फिर मैक्सिमम, फिर वापस इट रिपीट्स। एक साइकिल कंप्लीट हो गया, दूसरा साइकिल फिर बना देता हूँ ब्लू में, फिर मैक्सिमम से 0, फिर 0 से फिर नेगेटिव, ठीक है, फिर 0 से फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव से फिर 0, फिर 0 से फिर पॉजिटिव, उसके बाद नेक्स्ट साइकिल फिर ग्रीन से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है ना? ये जो सिलसिला है ये चलता रहेगा यार, जो सिलसिला है ये चलता रहेगा। ठीक है ना? तो ए cos ओमेगा टी, अब ये क्या है? ओमेगा टी है, ये टाइम नहीं है, ओमेगा टी है। अब ये ओमेगा टी क्या बला है और ये सब क्या है? ठीक है, अब ध्यान से देखना, ठीक है ना? कॉस के साथ क्या होता है? थीटा होता है कि नहीं? एंगल। तो ये ए cos थीटा लिख सकता हूं कि नहीं मैं इसको? ए cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा जो एंगल है किस में होता है बाबू? ये होता है रेडियन में। रेडियन में होता है कि नहीं? और मैंने क्या लिख दिया? थीटा की जगह ओमेगा टी डाल दिया कि नहीं? तो तुम्हारा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हो गया कि नहीं? ठीक है, तो ओमेगा क्या आ जाएगा? थीटा, और थीटा क्या है? रेडियन में है, और टाइम क्या है? सेकेंड्स में है। तो ओमेगा का यूनिट क्या आ जाएगा? रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा कि नहीं? ओमेगा जो रेडियन पर सेकेंड है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दिस इज बेसिकली नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इस ओमेगा को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट। दिस ओमेगा
in radian per second is known as angular frequency. राइट, क्लियर हो गया एकदम बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं इन टोटलिटी, ये सारी चीजें हैं। अब देखते हैं आगे। ये हालांकि हम लोगों ने पढ़ भी रखा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, थीटा अपॉन ओमेगा। सर्कुलर मोशन के केस में भी अगर हम लोगों ने जितना थोड़ा बहुत भी डिस्कस किया था तो उसमें हम लोगों ने यही देखा था दैट दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकंड। अब इसको हम लोग दिखाते कैसे थे, जैसे हम सर्कुलर मोशन में क्या दिखाते थे, सर्कुलर मोशन, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो बॉडी यहाँ पर है, फिर ये ऐसे से ऐसे चला गया, तो यहाँ पर चला गया ये, अब बॉडी यहाँ पर आ गई, तो एंगल कितना कवर किया इसने मीन पोजीशन से, थीटा, ठीक है। मान लो यहाँ से यहाँ आने में इसको इसका लेंथ कितना कवर हो गया, जैसे कि मान लो अगर ये थीटा है और इसका रेडियस आर है ना, तो लेंथ कितना कवर हो गया, आर इंटू थीटा। तो एक्चुअल वेलोसिटी कितना हो गया, एक्चुअल वेलोसिटी हो गया लेंथ बाय टाइम, है कि नहीं। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का क्या होता है भाई, सेकंड, सेकंड। इसका टेंजेंट है, ये एक्चुअल इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी। इन्होंने क्या किया, इसमें क्या जुगाड़ लगाया, इन्होंने चेंज ऑफ एंगल, चेंज इन एंगल डिवाइडेड बाय टाइम, अब डेल्टा थी अपॉन डेल्टा टी या फिर थी, ये ले लिया। जैसे कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज क्या था, टेंजेंशियल वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी आता था। उसी तरीके से चेंज इन एंगल अपॉन चेंज टाइम क्या आया, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा, ये आ गया तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अब इसका यूनिट क्या है बाबू, इसका था ये थीटा क्या होता है, ये क्या होता है सेकंड में, तो इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। तो का ज्ञान भी यहाँ पर काम आ गया, तो रेडियन पर सेकंड है जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यही है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज चेंज इन एंगल डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ये वही है थीटा अपॉन टाइम, वही है, वही है, ठीक है। दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो थीटा की जगह तुम ओमेगा टी भी लिख सकते हो, इसको तुम बड़े अक्षरों में इसको हाईलाइट करके रख लो, थीटा के जगह तुम टी भी लिख सकते हो, जहां पर ओमेगा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन है, चेंज इन एंगल डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, रेडियन पर सेकंड में, ठीक है ना, रेडियन पर सेकंड में, ठीक है। तो ये बात बहुत जरूरी थी, यहां तक तो अब तुम लोगों को समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी अब कल कंटिन्यू करेंगे, अभी तक के लिए इतना ही, अब आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। इसको कर लेना एक बार।